हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आप सभी का स्वागत है। इसमें हम सीजीएल 2022 में जो पीटी का क्वेश्चन जो दिसंबर में हुआ है पिछले महीने, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर, आपका 2023 बेहतरीन हो। आप सब लोग अपना जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल हों, जीवन में सफल हों, खुश रहें, उमंग से भरा रहे ये जीवन। हर दिन व्यक्ति का नया होता है और ये वर्ष का पहला दिन है और ये निश्चित तौर पर आपको उत्साह में रहना चाहिए और हर दिन उसी तरह से एनर्जी अपने अंदर झोंकना चाहिए। बेहतर करेंगे, बेहतर सोचेंगे, बेहतर दिखेंगे मार्केट में, आप बेहतर आप लोगों की नज़र में होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में खूब सफल हों और सभी के उम्मीदों पर पूरा तरह से खरा उतरें और जो भी सोच कर रखा है अपने वो आप जरूर सफल हों, उसमें ज़रूर सफल हों। घर के उम्मीदों को आप पूरा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सवाल पहला है, ये 1 दिसंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का है। पिछला वीडियो फर्स्ट शिफ्ट का था, तो मैं डेट वाइज ऐसे देते चला जा रहा हूँ, आप ज़रा केयर करेंगे। हर दिन 4 शिफ्ट हुए हैं मैक्सिमम दिन, तो उसके उसी तरह से दिए गए हैं सारा सेट, ताकि आपको ढूंढने में आसान हो। कोई बच्चा अगर मान लो दिया हो, देखो यही सब क्वेश्चन CHSL वगैरह में रह सकते हैं, क्योंकि SSC के पास वक्त नहीं है। क्वेश्चन कट पेस्ट करेगा, आप सॉल्यूशन देखिए, इसे एक चैप्टर का रिवीजन हो जाता है पूरी तरह से। देखिए पहला सवाल, किसी त्रिभुज के कोण दे रखे हैं इतना और 2x का मान पूछ रहा है। सब लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के सभी कोणों का योग आपका 180 होता है। तो सब लोग जानते हैं इसको। तो x माइनस 46 प्लस x प्लस 96 और प्लस 8x बराबर आपका 180 हो रहा है। आप सब लोग जानते हो कि भाई ये x 8 तो 10x हो जाएगा, 10x और ये घटाएंगे तो ये मिलेगा 50 और 50 उधर जाएगा तो घटेगा तो 150 आ जाएगा, ये 130 सॉरी 130 आ जाएगा। 50 घटेगा तो 130 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों को मिलकर 50 आ रहा है। 50 घटेगा उधर जाकर तो 130 आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 13 और 2x पूछ रहा है, दैट्स वाई 13 दूनी 26, आंसर हो जाएगा 26 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है कि x टू द पावर, अगला सवाल है आपका x टू द पावर 9 इंटू x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर -4 इंटू x टू द पावर 0 इंटू x टू द पावर -6 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप जरा सा सोचिए, 6 4 10 आ रहा है, 9 5 14, 14 में से 10 गया 4 हो जाता है, यानी कि x की पावर 4। क्योंकि आप जानते हो कि सभी का सम पावर अगर बेस एक ही है तो पावर में सभी का सम करते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, इसीलिए x के पावर 4 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कोई सवाल अभी तक डाउट रहा होगा। ये फॉर्मूला यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई कॉस ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा दे रखा है। इसका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आपको याद होना चाहिए, ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 और कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा बटा 2 होता है। आप सबको याद रखना चाहिए। मैंने क्लास में बताया कि आखिरकार इसको कैसे याद रखें। याद रखिए, साइन साइन वाला है तो एक साइन में होगा और एक कॉस में होगा। माइनस वाला में कॉस पहले रहेगा, साइन बाद में, यानी कि माइनस वाला में साइन वाला माइनस होगा और प्लस वाला में कॉस वाला माइनस। जैसे मान लो कि यहाँ पर देता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो इसमें भी साइन और कॉस दोनों रहेगा, यानी 2 इंटू, लेकिन यहाँ पर साइन वाला प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस। और जब नहीं समझ में आता है तो एक बार फॉर्मूले देखिए, बेसिक फॉर्मूले पूछ दे रहा है, बताओ ये सब सभी को जानना ही चाहिए। क्लास में मार पीटे होंगे इसके लिए, अगर जिनको याद नहीं होगा तो 11 12 जो भी किए होंगे उनको याद होगा। कॉस, अब अल्फा प्लस अगर बीटा रहता, यहाँ पर कॉस C प्लस D करके आपने पूछा, याद रखा होगा 11 12 में।
अगर जिनको सी प्लस डी में याद है तो आप सी प्लस डी ही में याद रखिए। मैं यहाँ पर अल्फा में लिख रहा हूँ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये आपका जब होगा तो ऐसे में यहाँ पर प्लस में होगा 2 कॉस वाला, या तो दोनों कॉस में होगा या तो दोनों साइन में होगा। प्लस करेंगे तो दोनों कॉस में होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। ठीक है, और अगर दोनों आप याद कर लीजिए सब, अब ये रिपीट दे रहा है इसका मतलब रिपीट करना है, याद करना है, हर सेट से सीखिए। कॉस बीटा बराबर हो जाएगा 2 इंटू माइनस बल्कि इसमें लग जाता है 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2, और साइन ये दोनों या तो कॉस में होगा या तो साइन में होगा, आपको जानना चाहिए। साइन अल्फा माइनस बीटा बटा 2 होगा। तो समझ में आ रहा है बात? साइन में रहेगा तो एक कॉस साइन में होगा, ठीक है, या साइन कॉस में होगा। यहाँ पर कॉस दोनों रहेगा तो उसके अनुसार से आप याद कर लीजिए एक बार ढंग से। ये आता कैसे है कभी हम बता देंगे, क्लास में आपको बताया गया है। मुझे लगता है आंसर आपका था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और प्रति 15% की वृद्धि होती है। यानी पहले 10% वृद्धि हुआ, फिर 5% वृद्धि हुआ और 15% वृद्धि हुआ। ये तो एकदम कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, तो जहां कॉपी किया हुआ है तो इसमें तनी देर नहीं रखना है। तो स्कूटर की कीमत में कुल कितना % की वृद्धि होगा? 10, 15 और 10, 5 और 15 की वृद्धि है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये ऐसे वृद्धि है तो इसका मतलब कि 1/10 होता है। आप फ्रैक्शन वाला से भी कर चल सकते हैं, 1/10 वृद्धि, 1/20 वृद्धि और 3/20 वृद्धि। यानी कि 10 से 11 होता होगा पहले, और फिर 20 से 21 होगा, और तीसरा का सक्सेसिव वृद्धि होगा तो 20 से 23 हो जाएगा। यानी कि ऐसे करना है 2 दूनी 4, यानी कि 4000 यहाँ पर हो गया, और 23 और 23 दूनी 46, यानी कि 6 दूनी 8 आपका 3 483 करेंगे तो 3 8 3 11 और 8 4 12 13 500 कुछ 5313 आएगा। यानी बढ़ेगा 1313 बढ़ेगा। तो पूछता है कितना % बढ़ेगा? तो 1313 जो है 4000 का कितना % है निकाल देना है। सिंपल है ये, बिल्कुल 4000 का कितना % है। और ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हमेशा सोचिए, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको बनाना पड़ रहा है, प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, कितना % है वो आंसर % में आएगा। 40 से भागा देना है, 4 तिये 12, 1 बच गया, यानी कि 4 तिये 12 बचा कितना 1, 11 आ रहा है, 4 दूनी 8 तो पक्का लग जाएगा। 32 कोई है तो 32 है यहाँ पर आंसर आपका सेकंड। मुझे लगता है 32 पूर्णांक, कैलकुलेशन करने की ज्यादा झंझट ही नहीं है, इतना लिख देना है आपको आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि सवाल समझ में आया होगा। 4 नंबर। 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज के परिगत वाले त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, देखो ये ICMS आपको याद रखना, मैंने बता रखा है, स्पीड मैथमेटिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, ICMS, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, मीडियन और साइड। यह स्पीड मैथमेटिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्पीड मैथमेटिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट उल्टा से लिखिएगा 1 2 3 2√3। ये मीडियन है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का मीडियन या हाइट या आपको एंगल बाइसेक्टर सभी एक ही चीज होता है। मीडियन है या हाइट है, ये मीडियन है, साइड, ये अनुपात होता है सभी में। अगर कुछ भी देता है, जैसे भुजा दिया है, भुजा का तुलना भुजा से कर देंगे, 2√3 इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? समबाहु त्रिभुज के परिगत करने वाले वृत्त, यानी कोई समबाहु त्रिभुज है उसके बाहर से वृत्त जा रहा है, यानी कि सर्कम रेडियस वी हैव टू फाइंड विच इज 2 निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी सर्कम रेडियस कितना होगा? सर्कम रेडियस होगा 2 से 6 बार में कट जा रहा है, ये 2 से 2 कट जा रहा था, है ना, ये 2 से 2 काट दीजिए, इससे करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। क्योंकि 4 गुने 3 है ना, तो √3 में से कट जाएगा, यानी कि 4√3। देखते हैं जरा, अगर ये आप कोई जानते होंगे तो केवल सोचेंगे 2√3 बराबर 12 और 2 बराबर कितना। अगर इन रेडियस निकालना होता अंदर वाला वृत्त का तो 1 रखते, अगर मीडियन निकालना होता या ऊंचाई निकालना होता, पिछला सेट में जैसा कि देख रहे हैं हाइट निकालना था, सब क्वेश्चन में देता है, ये समबाहु त्रिभुज देता है, आप केयर कीजिएगा। कहता है उन संख्याओं का महत्तम संवर्तक लघुत्तम संवर्तक के बीच का अनुपात क्या होगा जिनका एलसीएम दे रखा है। एलसीएम गिवन है 48। संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। अगर HCF में मान लूं x, तो संख्या में मान सकता हूं, तो मुझे पता है LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर
इनटू सेकंड नंबर। शायद आप लोग क्लास के होंगे तो सभी जगहों पर ये बताए जाते होंगे, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। 48 इंटू एक्स केवल और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 384। आप काटिएगा एक्स व एक से 6 चौका 24 8 6 48 और यहाँ पर ये कट रहा है आपका 8 8 64 चौका 32, 8 बार में कट रहा है। यानी कि पूछ रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या है। एचसीएफ अनुपात एलसीएम पूछ रहा था, तो मुझे लगता है कि आपको बन जाएगा। एचसीएफ आपका 8 आ गया और एलसीएम आपका 48 था, तो 8 6 48 आपको 1:6 आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि निम्न तालिका में दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और प्रति इकाई उससे संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाता है। यहां पर देखिएगा संख्या दर्शाया हुआ है। इधर ये एबीसी दुकानें हैं, वस्तुओं की संख्या इतनी है। एसी कूलर पंखा का अनुपात दिया हुआ है और इधर कूलर एसी पंखा का प्रति यूनिट विक्रय मूल्य, प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, इतना में बिकता है। कहता है कि कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। ठीक है, या कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से आता है और यह मानकर कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। ठीक है, यह मानकर मान लें कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और दी गई सभी दुकानों से केवल 3 वस्तुएं की बिक्री हो रही है। दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और सभी ई के ही वस्तु का लेना है और सभी केवल 3 ही वस्तुएं, 3 वस्तुएं मतलब कि एसी कूलर और पंखा बेचे जा रहे हैं। तो हमें किसका निकालना है प्रतिशत? कूलर का। कूलर का कितना है? 1 रुपया है। 1 के हिसाब से 8 करेंगे तो 8,000 रुपया होगा कूलर का मूल्य। ठीक है, और 5 कूलर, सॉरी हाँ 1 कूलर है, 5 एसी है, 1 कूलर है, 4 पंखा है। तो 5 एसी का मान लेते हैं मूल्य। ये इतना संख्या दिया है तो अनुपात से ले लेंगे। 5 कूलर, 1, हाँ इसको बांट सकते थे आप, लेकिन 5 एसी है, 1 कूलर है और 4 पंखा है। तो 5 एसी का मूल्य कितना होगा? 5 गुने, या फिर ऐसे लिखिए 26500। अच्छा, सब में 00 है तो काट सकते हैं 00, और मैं यहां लिख सकता हूं कि 265, एक मिनट मैं रहने देता हूं 00। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे काट देना 00, मैं रहने देता हूं। 1 कूलर का दाम 8000 है, 26,500 1 एसी का दाम है और 5 एसी खरीदा गया है, तो 5 लिखेंगे प्लस आपको 1 कूलर का दाम 8000, तो 8000 गुने 1 प्लस 4 पंखा खरीदा गया है 12,200 प्रति पंखा, तो 12,200 जो है सो प्रति पंखा के हिसाब से 4 पंखा, इतना लागत लगा होगा। और 8,000 कूलर खरीदने में लगा है और कुल ई में कुल ये बिक्री से इतना पैसा आया है और ये कूलर से आया है इतना, तो कितना परसेंट है ये उसका, ये पूछ रहा है। तो 100% से इसमें गुना कर देंगे, जो आएगा कैलकुलेट करके आपका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा था, आप देख लीजिएगा अपने से। मुझे लगता है काटना आसान है, सभी में 2-2 जीरो तो पक्का कट रहे हैं, 2-2 जीरो तो सभी में से कट ही जाएंगे पक्का। यानी कि आप सब में से 2-2 जीरो निकाल के यहाँ काट सकते थे। ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया और ये कट गया पूरा। ठीक है, अब 8,000 बचा है और ये बचा है जोड़कर, तो 8,000 बटा 5 5 25, 6 25 32 और 5 10 और 3 13, 1325 और ये 80 और प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 4, यानी कि जोड़ेंगे तो ये मिलेगा इतना प्रतिशत आंसर आएगा। ये जो भी आएगा 8,000 और बड़ा डिफरेंस है, 3 है 4 है 8 है 10 है, तो मुझे लगता है अनुमान लगाया जा सकता है। जोड़ के देख लेंगे, आप अपने से कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आपका 4.226 आना चाहिए। इतना को जोड़िए, यहाँ पर 8 5 13 रखते हैं हाथ में 1 और 8 2 10, 8 18 और 1 19
और 4 3 7, 1 8, ये 18 चौक 72 के करीब आ रहा है, 4 से ज्यादा आ रहा है, 18 चौक 72 या 19 चौक 76। ये नहीं, यानी कि 18 को अगर मानूं 189 को मानूं 19, तो 19 चौक 76 4 बार में कट रहा है, 4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा और वही आंसर आ रहा है। आपको लगता है कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्स यही दे देगा 4.26226। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल दिया है कि दी गई तालिका में, अच्छा ये ऐसे सवाल जो है ना कई बार एग्जाम में फंसा देता है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सारे सवाल आसान दे रहे हैं तो मुझे 1-2 टफ को छोड़ दूंगा ताकि उसमें जीएस का बाकी चीजों को देख पाएंगे आप। अगला सवाल देखता हूं। सवाल देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका के 6 विभिन्न राज्यों में एक सर्वे में भाग लेने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। सर्वे में भाग लिए हैं S1 S2 S3 S6 तक। S3 से सर्वेक्षण S3 में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का S4 में भाग लेने से क्या अनुपात है। देखो ये आसान दिया, ये 4:500 है तो ये 4:5 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। S3 में और S4 में 4:5 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सवाल कह रहा है कि SST भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित 4 विषय हैं, छात्र ये हैं, विषयों कैसे हैं, नंबर आपको 92 90 ही सब आया है। कहता है एक कक्षा में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ABCDEF 6 छात्र हैं, अलग अलग अधिकतम अंक 100 हैं और सभी में अलग अलग मार्क्स विषयों में प्राप्त हुए हैं। कहता है तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक है। 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं। तो देखो 90 90 90 ये 80 है, यानी कि 80 से तो ज्यादा ये मिला है, इसको मिला होगा। क्लियर है बात। सब में जब 80 से अभव ही है तो 80% तो पक्का होगा। 80% से अभव पूछ रहा है ना, 80% या उससे, 80% और उससे अधिक, 80% वाला भी देख लेना है। ये भी है 85 85 80 90, ये भी है, ये 80 80, लेकिन इसमें 65 और इसमें 70, यानी कि 80 नहीं हो पाएगा। इसमें देखो 10 कम गया और इसमें 5 कम गया तो मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं होगा। 85 80 82 75 यहां पर होने की संभावना है, क्योंकि 5 इसका 75 के साथ जुड़ जाएगा तो 80 हो जाएगा, ये 80 हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए 80 75 75 और 85, ये 85 है, यानी कि इसमें से 5 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, लेकिन ये 75 का 75 रह जाएगा। ये दोनों, ये तो पूरा हो जाएगा इससे, लेकिन ये 75 रह जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये 90 90 90 और ये 85 है, पक्का होगा। यानी कि चार छात्रों के नंबर A B D और F, 4 छात्रों के औसत अंक 80% है से एभव है, 80 तथा 80 से एभव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल कह रहा है साइन 30 40 50। मैं आपको पहले ही 1-2 क्लासों में बताने लगता हूं, 10 एक्सरसाइज तक बना लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का पैकेज है, मुझे लगता है उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। 30 60 30 90 50 40 90 60 30 90 50 40 90, जहां हो रहा है cos साथ में गुना होकर 90 हो रहा है, यानी कि वैल्यू हो जाएगा ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। ये सभी लोग जो लोग ट्रिग्नोमेट्री खत्म किए होंगे उनको एकदम आसान दिख रहा होगा, लगता होगा कि एकदम आसान क्वेश्चन है। ABCD एक अलग अलग कार्य 10 घंटे, सॉरी 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं A B और C, ठीक है। यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C साथ देता है, बारी बारी वाला है, यानी कि एलसीएम ले लेंगे 40 10 का 40 20 दूनी 40 40 कम 40, इफिशियंसी यानी प्रतिदिन का काम 4 2 और 1 है। कहता है कि यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन और B और C दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C, यानी कि ये अकेले एक दिन करता है, फिर अगले दूसरा दिन भी करता है, लेकिन तीसरा दिन B और C इसके सहायता करते हैं। फिर ऐसी होगा A और B और A B C, तो मुझे लगता है कि A करता होगा 4 काम, B करता होगा 4 काम, और अगला दिन तीसरा दिन होता है, ये रिपीट हो रहा है तो मैं इसको मिटा दूंगा। देखो फिर से वैसे हो रहा है ना, तो मिटा दूंगा। जो लोग जानते होंगे समझ रहे होंगे। 4 2 6 और 1 7, 4 4 8 8 7 15 काम हर दिन, मतलब हर 3 दिन के बाद होगा 15 काम। 15 काम होने में 3 दिन लगते हैं, इसका मतलब कि 40 काम करवाना है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रैक्शन में आएगा, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। तो 40 काम करवाना है तो सबसे पहले 30 काम करवा लीजिए, तो 15 दूना 30, 2 दुगना काम हो रहा है तो समय दुगना लगेगा। 6 दिन तो लग जाएगा कितना काम करने में, 6 दिन लग जाएगा 30 काम करने में, लेकिन अभी भी 10 काम करने हैं। 10 काम करने, अगला दिन A आएगा,
और अगला दिन फिर भी आएगा, यानी 4 4 8 दिन, 8 काम करने में 2 दिन लगेगा। क्योंकि जब खत्म होगा ABC करेगा तो देखो मैंने 15 का निकाल लिया कि हर 15 काम के बाद 3 दिन के बाद हो जाएगा 15 काम, तो 15 फिर 15 होता होगा तो 3 दिन हो जाता होगा, 15 15 30 हो गए। फिर अभी बचा हुआ है 10 काम और, तो फिर ए शुरू किया करेगा तो 4 काम करेगा, फिर अगला दिन यही आएगा फिर 4 काम करेगा, 4 4 8 हुआ तो 2 दिन लग गए, यानी कि 38 काम होने में 2 दिन लग गए। तो 6 2 8 तो वैसे ही लग गए, 6 2 8 दिन लग गए वैसे ही। अब बचा हुआ है 2 काम, और 2 काम करने में 2/7, चूंकि तीसरा दिन तीनों आ जाएंगे, तीसरा दिन क्या करेंगे तीनों आ जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। और इसीलिए यहां पर ABC, यहां पर A करेगा और यहां पर ABC A और ABC ऐसा हो रहा था ना। मुझे लगता है कि बातें समझ में आ रहा है। 6 2 8 पूर्णांक 2/7 आंसर हो जाएगा इसका 8.2/7। बारी बारी वाला बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, मुझे लगता है कि इसमें भी समझ में आया होगा क्योंकि कॉपी कर दिया है सवाल, एक एक सवाल आपके पैकेज का मिलेगा। अगला सवाल देखता हूं। O इस वृत्त का केंद्र है, O किसी वृत्त का केंद्र है और P से खींची गई स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श करती है। O वृत्त का केंद्र है, O इज सेंटर ऑफ सर्किल, और P से खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु P से स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श करती है। PQ 24 दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं कि ऐसे P से स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श करता है और PQ 24 दे रखा है, ठीक है। और कहता है वो जो केंद्र है वृत्त का सेंटर, वो इज सेंटर ऑफ सर्किल, PQ इज टेंजेंट, और P से जो डिस्टेंस है, सॉरी OQ जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, और OP जो है वो पूछता है कि OP का वैल्यू कितना है, तो OP का मान आपको 10 24, तो आपको पता है 5 12 13 होता है, तो ये 26 हो जाएगा। OP का मान कितना होगा 26। यहां पर दे रखा है गड़बड़। O वृत्त का केंद्र है, P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। PQ की लंबाई 24, OQ की लंबाई आपका दिया हुआ है 10, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है भाई। तो अगर 10 24 का ट्रिपलेट खोजेगा तो यहां पर हो जाना चाहिए 26। आंसर आपका दिया हुआ है 13, जो भी शिफ्ट में थे उनका आंसर आना चाहिए। OP की लंबाई, OP का मान पूछता है तो 26 आना चाहिए। ऑप्शन में तीसरा में दे रखा है 26, आप लोग समझ रहे होंगे। 13 तब होता जब 5 बार, हाँ व्यास तो नहीं दे रखा है, ये नहीं OQ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कोई डाउट इसमें नहीं है। जिनका भी होगा इस शिफ्ट का तो एक नंबर बढ़ना चाहिए। सवाल अगला देख रहे हैं, कह रहा है 1.6 और मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब होता है मध्यानुपाती बराबर होता है बाकी संख्याओं के गुणनफल, और ये उसका अंडर रूट है कि नहीं। तो 16/10 गुने 36/10 आपका अंडर रूट हो जाएगा। 6 4 चौका 16, 6 6 36 और 10 का 10, 6 चौका 24 यानी 2.4 आंसर हो जाएगा। ये मध्यानुपाती इसका। और फिर कहता 5 और 8 के तृतीय अनुपाती। 5 और 8 के तृतीय अनुपाती यानी 5/8 और तृतीय अनुपाती 8/x। तो मानना है अगर ऐसे तो कैसे मानते हैं आप? मान लेते हैं कि यहां पर मान लिए कि मध्यानुपाती कौन है, मध्यानुपाती A है। इसका मध्यानुपाती कौन है? A। तो लिखते हैं ना 1.6/A बराबर A/3.6, ठीक है। तो यहां पर A स्क्वायर आ जाता है, A स्क्वायर बराबर 1.6 इंटू 3.6, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया ऐसे। अगर ऐसे है ये संख्या कि 5 8 और तृतीय अनुपात यानी तीसरा जगह पर x रख रहे हैं, तो 5/8 और 8/x करिएगा तो मिलेगा 88 64/5। अब ये कह रहा है कि आप अनुपात निकालिए, जो मध्यानुपाती आया ना और इसका आया हुआ अनुपात, तो मध्यानुपाती आया था 2.4 यानी 24/10, और ये जो आया है आपका 64/5 आया है। मुझे लगता है कि बात समझ रहे होंगे, और ये बन जाएगा आपसे 5 दूना 10 2 2 12 दूनी 24 और 3 चौका 12 और
16 चौका 64, 3:16 इसका आंसर आता होगा। ठीक है, क्लियर है बात? मुझे लगता है सबको समझ में आया है। ये सेट ये 2019 के प्रीवियस से ही लिया गया है, सारा क्वेश्चन पहले वाला दे रहा है। अगर जिसका प्रैक्टिस हुआ तो 100% मैथ्स में एक्यूरेसी इसमें मिल सकता है। sin 30 cos 30 cos 30 sin 30, ये आपको पता है कि भाई वे या तो वैल्यू पुट कर देते हैं या तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे साइन कॉस साइन साइन कॉस साइन ए माइनस बी, ये वैल्यू है। आपको पता है साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? होता है साइन ए, सॉरी हाँ, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पर समझ के ये लिखना है, और ये लिख सकते हैं आपको साइन माइनस 30, और साइन माइनस 30 का मतलब होता है माइनस साइन 30, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो सबका वैल्यू लिख देते, तब भी आ जाता सबका वैल्यू। जैसे इसका वैल्यू ले लेते, क्या इसका वैल्यू ले सकते थे? इसका वैल्यू ले लेते आप हाफ, और कॉस का √3/2, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 ही हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, दोनों सेम वैल्यू होगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4, तो 3/4 और 1/4 माइनस 2/4, यानी कि -1/2, और -1/2 साइन 30 में माइनस लगा रहेगा तब होगा। तो मुझे लगता है कि या तो फॉर्मूले से सोचिए या फिर वैल्यू लीजिए। इसका वैल्यू क्या होता है? ये होता है माइनस साइन 30 का वैल्यू, है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा दूसरा। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, फॉर्मूले बताए गए, बेसिक है, इसमें क्या मतलब। और आप लोग ये जो बड़े बड़े कोर्सेज खरीदते हो, परेशानी नहीं है, केवल आप बैठ के जितना प्रीवियस का है उसको बना जाइए, या फिर अगर कहीं किसी टीचर से पढ़े हैं उसके नोट्स को कई बार 2-3 बार बना जाइए। जहां से रिजल्ट्स हो रहे हैं उनके नोट्स को लीजिए, कई बार बना दीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे यहाँ के पैकेज को बना लीजिए, आप कहीं से भी नहीं छूटेगा। प्रश्न संख्या देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। देखो 10% और 20% का क्रमिक छूट है, तो ये एकल छूट इसका कितना होगा पता है आपको? -10 -20 और +10 × 20 बटा आपका 100, पता है इतना % ये एकल छूट होगा। यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा ये निकाल लीजिए। ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो गया, 20 10 30 28% का डिस्काउंट होगा। ये मतलब हो गया कि 28% छूट देने पर 44% का लाभ होता है। ऐसा है एमपी, ऐसा एमपी है कि इतना छूट देने पर लाभ यानी प्रॉफिट होता है 44% का। तो ये पूछता है कि यदि दुकानदार उस पर 15% छूट दे तो कितना लाभ होगा। आपको मैंने इसके लिए बताया है कि कभी भी कहे कि इतना छूट देने पर इतना लाभ, तो इतना छूट देने पर कितना लाभ, क्योंकि ये दोनों का मिलाकर एकल छूट वही है। तो ऐसे केस में आपको ये बता रखा है हमने कि एमपी बटा सीपी सीधा यूज कीजिए। यानी एमपी बटा सीपी क्या होता है? हर केस में 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट % होगा। प्रॉफिट % और डिस्काउंट % का लिखिए। यह अनुपात हमेशा बराबर आना चाहिए, चाहे कितना डिस्काउंट देके कितना लाभ कमा रहा है उस केस में, ये है ना। यहाँ पर एमपी और सीपी का अनुपात आता था। मैं लिख रहा हूं पहला केस में छूट था 28 और लाभ था 44, तो मैं 144 बटा 100 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 28 हो जाएगा 8 2 10 7 2 9 72। और पूछ रहा है कि तो भाई बताइए 15% छूट देना है, छूट देने के लाभ पाना है, 15% छूट देना है, तो यानी कि 85 में बेचना है ना। तो कितना % प्रॉफिट होगा? 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा ये? तो देखिए 72 दूना 144 और 85 दूना 100, 8 दूनी 16, 170 यानी कि P बराबर 70% आ जाएगा। आंसर P बराबर 70%। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेट कीजिएगा P तो निकल आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए, ये सब आपके पैकेज में बताए गए हैं। दो त्रिभुज अगर ABC और त्रिभुज DEF सिमिलर है और उनके एरिया दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है क्षेत्रफल x² और y² है,
तो साइड का अनुपात क्या होगा, इनके साइड का अनुपात x अनुपात y होगा। क्योंकि सिमिलर होने पर जो भुजाओं का वर्गों क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्षेत्रफल वर्ग के समानुपाती होता है। और अगर साइड निकालना है तो x और y निकालिए। अब EF दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, EF, यानी कि y बराबर दे रखा है कितना, a सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है, BC निकालना हो सकता है, BC निकालना ही देना चाहिए। तो BC के लिए x पुट कर दीजिएगा, यानी कि मिलेगा ax बटा y। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो सवाल हुबहू आपके पैकेज से रहता है, मैं कितना बार बोलूं इस बात को। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है। प्रवाह की दिशा में चलाते हुए, यानी कि x प्लस y चला रहा है प्रवाह की दिशा में। x नाव का, ये मैं x बोलता हूं, नाव का चाल, नाव का शांत जल में चाल, बोट का चाल, और y बोलता हूं धारा का चाल। तो ये 9 घंटे में तय करता है, 9 घंटे में तय करता है, ये समय दे रखा है। धारा के साथ जाता है तो 9 घंटे में, धारा के विपरीत डिनोट करते हैं x माइनस वाई को, और विपरीत चलता है तो समान दूरी चलने में 18 घंटा लगता है। आपको पता है जब दूरी समान हो तो स्पीड का अनुपात निकाल सकते हैं, यानी 2:1, क्योंकि ये कट क्या आ रहा था 1:2, ठीक है, 2:1 हो गया। कह रहा है कि जबकि 18 घंटे में, कहता है तो शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितना समय लगेगा, कितने घंटे लगेंगे। समान दूरी तो हाँ, शांत जल में समान दूरी के, शांत जल है उसमें समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितना घंटे समय लगेंगे। ये सवाल ठीक दे दिया बाबू। अब देखो स्पीड कितना है इनका, x और y का, x और y निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये 2 + 1/2 और 2 - 1/2, यानी कि यहाँ पर 3:1 आपका, 9 का चाल 3 है तो धारा का चाल 1 है। शांत जल में समान दूरी का 3/5, यानी कि ये आदमी सोचो 4 के चाल से कितना दूरी चल रहा था, टोटल 9 घंटा चल रहा था 4 के चाल से। क्यों? क्योंकि आपने x + y चाल माना है, और x + y आपका होगा तो 4 के चाल से चलेगा। तो 4 के चाल से यानी कि x + y चाल है, 4 के चाल से 9 घंटा तक चला है ना। ये पूरा दूरी, पूरा तो यही है दूरी, पूरा दूरी तो यही रहा होगा। 4 के चाल से जो 9 घंटा में चला, यहाँ अनुपात में ही मान लिए चाल, x का मान लिए 3 और y का मान लिए 1, तो दोनों चलेगा तो 4 के चाल से चलेगा। 4 के चाल से 9 घंटा में यही पूरी दूरी चल रहा होगा। इसका कितना भाग चलने बोल रहा है, इसका 3/5 भाग, इसका 3/5 भाग को चलने है। और किस दूरी से, इसका 3/5 भाग से, ये समझिए दूरी टोटल कैसे निकला, चाल x + y गुने समय 9 घंटा, ये टोटल 9 × 36 हो गया। अब क्या करना है, 36 का 3/5 भाग को किस चाल से चलना है, इसको शांत जल में चलना है। 9 चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे, 9 से चलने में, शांत जल में तो 3 के चाल से चलेगा तो 12×5 = 60, 12×3 = 36/5 आएगा, इतना घंटा लगेगा। यानी कि ये आपको इतना घंटा आएगा, तो ये आ जाएगा 7.2 आवर। बहुत बेहतरीन सवाल इसमें घुमा दिया था। एक क्वेश्चन है जो कि मिला, जो कि थोड़ा सा अब बेहतर करके दिया है। मुझे नहीं लगता कि बाकी सवाल कोई भी था इस तरह से। तो समय कितना लगेगा भाई, मैंने दूरी मान लिया कितना, 36, और उसी 36 दूरी का 3/5 भाग किससे चलवाना है, केवल 9 से। 9 का चाल हमने कितना निकाला है, 3, तो 3 से भागा देंगे, ये आएगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। एक परीक्षा में, एक कक्षा में 25 छात्रों के औसत अंक 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक इतना के बजाय गलती से गलत लिखिएगा और सही लिखिएगा। सही अंक है 14 + 15 होने चाहिए, और गलत उसके बदले 14 के बदले 18 लिखा गया और 15 के बदले 19 लिखा गया। तो ज्यादा लिखा गया ना, और औसत कम जाएगा। 25 छात्रों का औसत आ रहा है, 25 छात्रों का औसत जानते हैं कितना है, पहले गलती लिखा गया तो 19 था, लेकिन अगर 14 के बदले 18 लिख लिए हैं और 15 के बदले 19 लिख लिए हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं, आप 5 4 9 29 के बदले 9 8 17 37 लिख लिए हैं आप, और इसलिए औसत 19 आ गया है। अगर 37 नहीं रहता तो औसत कम रहता, तो कितना रहेगा 19 से कम, तो 19 माइनस कितना, यहां ज्यादा काउंट कर लिया गया है, जरा सा देखिएगा।
25 लोगों में औसत बटा है, 2500 का 19 बता दिया गया। तो कितना ज्यादा बताया गया है यहाँ पर देखो, 19 से 9 8 17, 8 आपको ज्यादा बता दिया गया है। अगर 8 कम रहता, 2500 में बांटते, 8 2500 में बढ़ गया है ना ये 8, तो 25 से भागा दे दीजिएगा, जो आएगा यही आंसर होगा। 8 चौका 32, यानी कि 19 माइनस 0.32 घटाना होगा, तो 18.68 आएगा यहाँ पर आंसर। नया सही औसत जो होगा, सही में एवरेज जो होगा वो आएगा आपका 18.68। ठीक है, मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है। औसत ऐसे था, ये गलत औसत था, ये गलत औसत है, गलत औसत निकाला गया था। उसको सही करने के लिए 8 को कम करना होगा, वो भी सभी में से थोड़ा थोड़ा। तो 8 अगर 2500 में बटेगा तो 0.32 सभी में से कम जाएगा, और 19 के बजाय 18.68 औसत आएगा। बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि k प्लस 1/k, देखो पावर माइनस दिया हुआ है तो उसको ऐसे समझना, बराबर -2 दिया हुआ है। आपको बताया गया कि जब भी ऐसा देता है तो k बराबर -1 मानना है, और जब k बराबर -1 मानोगे तो स्क्वायर, ये देखो क्या निकालना है, ये निकालना है, शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूं, k² प्लस 4k -2 बटा k² प्लस k -5 निकालना है। तो सोचो जरा सा, क्या पुट कर सकते हैं इसको, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और -2 बटा -1 का स्क्वायर -1 -5। कैलकुलेट करेंगे तो 1 और -4, 4 2 6, 1 में से -6 और इधर बचेगा 1 और 1 यानी कि -5। तो यहाँ पर -5 बटा -5 आ रहा है, वैल्यू कितना आएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। तो केवल जानना है k का वैल्यू -1 होता है जब ऐसे होता है। क्या बताया हमने, k प्लस 1 बताया, k बराबर अगर 2 रहेगा तो इसका मतलब कि k का वैल्यू कितना 2। क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ऐसे सोचिए ना 1 1 पुट करने से 2 आ ही जा रहा है। तो जहां यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है तो कोई बात नहीं, कहीं भी सेटिस्फाई होगा। मुझे लगता है बात स्पष्ट हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। कह रहा है कि 20 क्वेश्चन नंबर की 81 से 27 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल निकालना है, तो 8 से भागा देना है तो अंतिम 3 संख्या में भागा दीजिए, 8 4 8 8 5 40, तो 7 बच जाएगा। ठीक है, ये तो अपने से भागा देना था। 8 से सिंपली भागा देना है, तो 8 के डिविडेंड क्या है, अंतिम 3 अंक में भागा देंगे। पूरा संख्या बड़ा रहता तब भी मैं 3 ही में भाग देता। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय में ढाला गया। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, हेमीस्फीयर है, उसको बांटा गया है किसमें, शंकु में। कितना ऊंचाई है इसका, 72 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आपका दिया हुआ है कितना, इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस क्या है, तो यही तो निकालना है। इसकी ऊंचाई दे रखा है 72, तो रेडियस आपका इसका मान लेते हैं r। ठीक है, अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 नहीं होता है, इसका अर्धगोला का 2/3 पाई r क्यूब होता है, यानी पाई यानी 4 का क्यूब हो जाएगा। और इसी को ढालना है अगर अर्धगोला ये शंकु में, तो 1/3 शंकु का यानी कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई r² इंटू h यानी 72 लेना है। कैलकुलेट कीजिएगा, मुझे लगता है आ जाएगा। ये काटेंगे, ये मिलेगा 3 से 3 कैंसिल, और ये मिलेगा आपको पाई से पाई कैंसिल, और ये 4 चौका 16 चौका 64, 64 दूना या ये 64 दूना एक 128 और बराबर r² इंटू 72 है। तो 8 9 72 और 8 से काट सकते हैं इसको, 16 8 28 से 8 9 72, 16/9 r² आ रहा है। तो यहां पर आ रहा है 4/3, r बराबर क्या आ रहा है 4/3। 4/3 को क्या लिख सकते हैं, एक बार में लगेगा 1.33 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। ये गोला से चेंज करना था शंकु में, और ये यहाँ गोला का जो अर्धगोला का आयतन होगा वह शंकु के आयतन यानी कि हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होगा, जो कोण के वॉल्यूम के ये होगा। मुझे अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है 6 वर्ष में। रेट आपका दिया हुआ है कितना, 25% ईयरली, एंड टाइम गिवन 6 ईयर।
अब कहता है कि कोई धन अगर प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं 100 रुपया होता तो मुझे आपको दिख रहा होगा कि ब्याज कितना होता, 125 छक्का 150, ब्याज 150 हो जाता है। ये कह रहा है कि उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक प्राप्त होता है। मेरे यहाँ तो देखो, यहाँ पर उधार दी गई राशि से आपको दिख रहा होगा 50 अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि यही 50 है। सो सचमुच में रियल में 360 रुपया है, यानी कि मुझे अगर निकालना है प्रिंसिपल, सो वी हैव टू पुट 100 इन फ्रंट ऑफ दिस, वी गेट प्रिंसिपल। 50 दूनी 100, 720 आपका प्रिंसिपल होगा। आप प्रिंसिपल जब भी रेट ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा, साधारण ब्याज का केस रहेगा, तो प्रिंसिपल 100 मानिए। ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है 100 पर आर गुने टी, ठीक है। ब्याज 100 रुपए के लिए क्या होता है, आर गुने टी। तो यानी कि 100 रुपए मूलधन था तो 25 छक्का 150 ब्याज होगा। ब्याज मेरे अनुसार 50 ज्यादा आ रहा है मूलधन से, सो इट मींस कि जो 50 है सो रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को। सो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो 100 बराबर कितना, 50 बराबर 360, तो 100 बराबर है 720। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सवाल कर रहे दिए गए पाई चार्ट को अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये ब्लू कलर वाला डार्क ब्लू है जो राजस्थान है, कहा है स्काई ब्लू जो है सो आपका तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है, और ये तमिलनाडु वाला ये 220 है और राजस्थान वाला 240 है। गुजरात दिल्ली इसी तरह से दे रखा है। केरल आपका दिख रहा होगा, केरल आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है। क्या कह रहा है, पाई चार्ट का अध्ययन करिए। ये कहता है स्टील का उत्पादन अलग अलग राज्यों में, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है। केरल का केंद्रीय कोण, केरल का एंगल कितना है, केरल ग्रीन वाला है 200 एंगल है, 200 एंगल है पूरे कितना में भाई, और पूरा कितना है टोटल जोड़ के देखिएगा तो 240 यानी कि 460 यानी कि 280 और 220 और 180 को जोड़िएगा तो 400 आ जाएगा। 400 और 240 और 160 को जोड़िएगा तो 400, 4 4 800, 8 2 1000। यानी कि देखो 1000 अगर टोटल, ये पूरा टोटल 1000 उत्पादन है जो कि 360 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। 1000 को 360 डिग्री सूचित करता है। ये चूंकि ये टोटल जो होगा ना, ये टोटल केंद्रीय कोण होता है कितने का, 360 का। तो 360 डिग्री आपका कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को। तो मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है आपको केवल केरल वाला। केरल का कितना है यहाँ पर 200 है, काटिएगा तो मिल जाएगा 20 से 20, 10 से 1, 36 दूनी 72 डिग्री, यानी कि आपको आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का। सवाल अगला 24 देखिएगा। 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि x प्लस वन x, ये तो पैकेज का हुबहू का सवाल है, सबको नजर आ गया होगा, मजा आ गया होगा ये सवाल देखकर। इतना पूछ रहा है x के पावर 4 प्लस वन x के पावर 4 दे रखा है, थोड़ा कैलकुलेशन कई बार बढ़ा देता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वन x स्क्वायर पता है ना, इसका स्क्वायर यानी 25 दूनी 50 माइनस 2 होगा, यानी कि 48 आ गया। अब इसका पावर 4, तो फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 48 का स्क्वायर और माइनस 2, 68 64 में से 2 जाएगा, लास्ट में 2 बचेगा, जो कि आपको ध्यान देना है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2304 माइनस 2, तो 2302 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर, देखो आपको ये बताया गया है कि ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। कभी भी ऐसे स्क्वायर करते जाएंगे तो ऐसे केस में ए स्क्वायर यानी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर और माइनस 2, फिर इतना वैल्यू आया, फिर इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2, ऐसे करते जाना है, कैलकुलेट करिएगा आंसर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और लास्ट प्रश्न है कि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है, सीपी और एसपी के बीच का अंतर 1200 है और 15% लाभ है, तो 100 रुपया वाला 115 में बिका होगा। अंतर यहाँ पर सीपी और एसपी का मेरे अनुसार कितना है, 100 के मानने के अनुसार 15, और 15 बराबर कितना दे रखा है 1200 रुपया। इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो विक्रय मूल्य कितना है, सो विक्रय मूल्य 115 कितना है आपको 15 8 120 80 बार में, और 8 5 40 8 4 12 8 1 9 92 सॉरी 8 5 40 4 8 4 12 92 100 रुपया इसका आंसर आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया। अगले प्रश्न जो अगले वीडियो में है, लगातार वीडियो मैं चाह रहा हूँ डाल दूं, इधर 1 जनवरी की छुट्टी है, सभी लोग कमेंट करके बताएं कैसा रहा और 1 जनवरी आपका, और सभी लोगों को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगे रहिए, ये 2023 अगर बढ़िया बेहतरीन ढंग से लगते हैं तो नौकरी दिलवाने वाला वर्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।